ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं चालू कर रहा हूँ अब। अच्छा, एक चीज तुम देखना, न्यूक्लियई में जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है, जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो वो हम कब करेंगे? वो हम लोग एक बार 22-23 दिसंबर के बाद कर लेंगे, है ना। जो जो पोर्शन रिमूव किया है ना सीबीएसई ने, वो मैं जिनको भी पढ़ना है उनको मैं 22-23 के बाद करा दूंगा। एक बार पहले वो पोर्शन कर लेते हैं जो सीबीएसई ने अप्रूव कर रखा है, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, और उसके बाद हम लोग आएंगे एटम्स पे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? तुम लोगों ने पहले भी न्यूक्लियर फिजन देखो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है। तो न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, लिखो अपनी कॉपी में। देखो, न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है कि आपका एक बड़ा न्यूक्लियई, जैसे तुम यहां पे ध्यान से देखो, आपका यूरेनियम 92 235 एक बड़ा न्यूक्लियई है। तो हुआ क्या, इस U92 235 पे मैंने एक न्यूट्रॉन को खींच के मारा, मतलब मैंने एक न्यूट्रॉन को इस U92 235 पे बम्बार्ड किया। तो ये न्यूट्रॉन कहां चला गया, इसके न्यूक्लियस में। तो देखो आपका ये क्या बन गया, U92 236, क्योंकि न्यूट्रॉन कहां जाएगा, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में मास नंबर 1 से बढ़ गया, तो ये हो गया तुम्हारा U92 236। तो ये आपका अनस्टेबल न्यूक्लियई है। ये कौन सा न्यूक्लियई है, आपका अनस्टेबल न्यूक्लियई है। तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियई के फिर टुकड़े हो जाएंगे। तो एक आपका निकलेगा बेरियम, एक निकलेगा क्रिप्टन, और आपके 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3। और साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। साथ में क्या होगा, आपकी बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। तो अर्थ पे अभी जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो सब क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, ध्यान से देखो। एक बड़ा न्यूक्लियई जो अनस्टेबल होता है, वो टूटता है और उसके छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं। जैसे यूरेनियम के कितने हिस्से हो गए, बेरियम, क्रिप्टन, और आपके 3 न्यूट्रॉन निकले। कितने, तो देखो, एक न्यूट्रॉन को मैंने यूरेनियम पे बम्बार्ड किया, तो जब यूरेनियम का फिजन हुआ तो कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, और आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप खुद देखो, खाली एक यूरेनियम एटम से कितना, ध्यान से देखो, एक यूरेनियम के एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एक एटम से, सोचो, एक यूरेनियम के एटम से। तो अगर तुम 1 मोल यूरेनियम एटम भी लोगे, तो सोचो आपकी कितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ऊपर ध्यान से पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है पढ़ो अब। न्यूक्लियर फिजन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कि आपके अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, इन विच अ हैवी न्यूक्लियस splits up into 2 nuclei of comparable size, accompanied by a release of large amount of energy। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है न्यूक्लियर फिजन का। तो आपको इसके प्रोडक्ट याद होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर फिजन ऑफ U92 235, तो क्या प्रोडक्ट है, बेरियम, क्रिप्टन, 3 न्यूट्रॉन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। सर वो फर्स्ट स्लाइड एक बार सेकंड स्लाइड एक बार दिखा सकते हैं क्या? अरे सेकंड पे आया ही नहीं, मैं सीधा थर्ड पे ही आया हूँ, सेकंड पे आप जाऊंगा। ओके सर। हाँ लक्षिता, आपका क्या क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो कि यूरेनियम से बेरियम कैसे आया। देख होता क्या है लक्षिता, यूरेनियम 92 235, पहले मैंने इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड किया, तो ये तेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 92 236 में। अब ये जो यूरेनियम है ना, ये अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल। तो इसके जब टुकड़े होंगे ना, तो जो दो एलिमेंट्स बनेंगे वो स्टेबल एलिमेंट्स होंगे। तो इस मास के हिसाब से दो स्टेबल एलिमेंट्स है, बेरियम और क्रिप्टन, इसलिए तेरा बेरियम और क्रिप्टन बना। और तुम्हें ये एग्जैक्ट इक्वेशन याद करके जानी है कि यूरेनियम के फिजन से क्या बनता है, बेरियम, क्रिप्टन, और आपके 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और कोई तुम्हें पूछे कि अर्थ पे जितने न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें क्या यूज होता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन ही यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अब तक हम लोग नहीं बना पाए। हम लोग अब तक क्या बना पाए, अब तक खाली हम लोग फिजन रिएक्टर ही बना पाए। लिख लो इसको, लिख लो। और यहां पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, उस पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं, लिख लो। और किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, देवांश, विमन्यु, वैभव, जिसको भी श्रेया, ऋषिता, जिनको भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, अपन एक बार कोर्स खत्म करके सीबीएसई के हिसाब से
फिर अपन 22-23 तारीख से पुराना वापस रिवाइज करना चालू कर देंगे, और जो कट गया है वो भी मैं तुम्हें शाम को करा दूंगा। हाँ, टेंशन मत लेना, एक बार वो कर लो जो अपने को बोल रखा है, तो पहले वो कर लेते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, देखो आपके पास एक U92 235 था, और मैंने एक न्यूट्रॉन को इस पे बम्बार्ड किया, एक न्यूट्रॉन को। तो तुम खुद देखना, एक यूरेनियम के फिजन से कितने न्यूट्रॉन निकले थे? 3। ये न्यूट्रॉन वापस क्या करेंगे? अगले यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे। ये क्या करेंगे? ये न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे, और फिर इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3। इससे भी कितने निकलेंगे? 3। इससे भी कितने निकलेंगे? 3। तो आपको खाली इस रिएक्शन को चालू करने के लिए एक न्यूट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन 3 निकालेगा, 3 9 निकालेंगे, 9 27 निकालेंगे, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है? आपका एक न्यूट्रॉन इस प्रोसेस को चालू कर रहा है, एक यूरेनियम के फिजन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे। ये एक न्यूट्रॉन वापस कितना निकालेगा? 3। अगला वाला भी कितने निकालेगा? 3। अगला वाला भी कितने निकालेगा? 3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम 92 to 235, nuclear fission of uranium 92 to 235 will be a chain reaction, will be a chain reaction। चेन मतलब इस तरीके से आपकी चेन बन जाएगी। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन है। और एक और चीज याद रखना, ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लो इसको, इस चार्ट को बना लो, ताकि चेन रिएक्शन आ जाए। तुम लिख सकते हो, वैसे तो आएगा नहीं कि डिफाइन चेन रिएक्शन। हाँ, वहां पे ऐसा डायग्राम आ सकता है और पूछा जा सकता है कि बताइए किस तरीके की रिएक्शन है। तो आपको क्या लिखना है कि ये न्यूक्लियर फिजन है और यहाँ पे चेन रिएक्शन हो रही है। चेन मतलब एक ने इसका किया, फिर से 3 निकले, ये तीन तीन यूरेनियम का करेंगे, 9 निकलेंगे, तो चेन बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये याद रखना कि एक यूरेनियम के फिजन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 1 मोल यूरेनियम से कितनी निकलेगी, तो 1 मोल में कितने यूरेनियम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। बेसिक केमिकल इक्वेशंस। तो किसी को न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन पे जा रहा हूं। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, आप न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है देखो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई, मतलब दो हल्के न्यूक्लियस, मर्ज इनटू वन अनदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस accompanied by a release of large amount of energy। तो जैसे यहां पे देखो, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो आपका H11 H12 बना, और यहां पे आपकी कितनी एनर्जी निकली? 0.4। तो ध्यान से देखो, आपके दो हाइड्रोजन मिलके आपका ड्यूटेरियम बन रहा है। तो दो हल्के न्यूक्लियाई जुड़ के आपका एक हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? ये जो बना, ये एक और H11 के साथ रिएक्ट करता है, और आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीलियम में। तो बेसिकली स्टार्स पे अभी हो क्या रहा है? जैसे अगर अपन सन की बात करें, तो सन पे अभी बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो रही है? हीलियम में। और इन रिएक्शंस में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली होगा क्या? सन पे अभी जितना भी हाइड्रोजन है, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीलियम में। और फिर धीरे धीरे अपना सन जो है वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक उसमें बहुत साल बाकी है। लेकिन बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है? फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज होना, मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है ना? तो लिख लो अपनी कॉपी में, इस एग्जांपल को लिख लो, ये ऊपर के दो एग्जांपल, ताकि एग्जाम में अगर आ भी जाए कि राइट वन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फ्यूजन, तो आपको ये एग्जांपल याद होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है एनर्जी आपको याद हो, आप अभी लिख सकते हो प्लस एनर्जी, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट अपने को याद हो, क्योंकि हर रेफरेंस बुक में ये अलग अलग होती है। लिख लो इसको। तो फ्यूजन में क्या होता है? एक बड़ा टूटता है, छोटे छोटे बनते हैं। फ्यूजन में क्या होता है? दो छोटे छोटे जुड़ के एक बड़ा बनता है। लेकिन इन दोनों में खास बात क्या है? दोनों में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं एटम्स पे आ रहा हूं। किसी को इन सब टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर, जो हाइड्रोजन है, जैसे दो हाइड्रोजन एटम्स है, वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स नहीं करते होंगे? इसलिए ही तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए तेरे को करीबन 2 × 10⁻⁶ केल्विन की जरूरत पड़ेगी।
2 × 10⁵ केल्विन की। इतना टेम्परेचर अपन अर्थ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इतना हाई टेम्परेचर होगा तो ये इतने तेज वाइब्रेट करेंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी मर्ज कर जाएंगे इसमें। तो देख, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया इसमें से बाहर, वैसे भी न्यूट्रॉन तेरा, दोनों प्रोटॉन मर्ज हो गए, इस तरीके से हुआ है। इसलिए फ्यूजन रिएक्शन अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए इतना हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है जो हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए अर्थ पे फ्यूजन रिएक्टर नहीं है, जितने भी है वो सारे फ्यूजन रिएक्टर है। सर ये e⁻⁻0 मतलब E1 ये क्या है? ये बेसिकली तेरा चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन जितना ही है, मतलब वैल्यू उतनी है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये प्लस ई निकला यहां से। ओके सर। इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में एक ही अंतर है, मास सेम होता है, बस इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है। ओके सर। वैसे ओके तुम्हें सर, इन क्लियर। रिएक्शंस में इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाली इतना याद रखना है कि 2 हाइड्रोजन मिलकर ड्यूटेरियम बनाता है और एनर्जी निकलती है, इतना याद रखना है ना। वैसे ये नहीं आता है, तुम्हें खाली फ्यूजन के बारे में बेसिक आइडिया याद रखना है। ठीक है। तो अब तुम सुनो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एटम्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एटम्स। अब तुम ध्यान से सुनना। देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल, ये मैं इस चैप्टर के एंड में तुम्हें कराऊंगा। मैं भी इस चैप्टर के शुरुआत में जो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं पहले करा रहा हूं। और सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें वो है नील बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटम। तो लिखो अपनी कॉपी में, नील बोर ने एटम के लिए 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, और किसी और के लिए नहीं। तो लिखो अपनी कॉपी में नील बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटम। इतना अब तक तुम लोगों को पता ही होगा कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने ये पता किया था कि जितना भी प्रोटॉन है वो सारा आपके एटम के सेंटर में होता है, और उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन कहां घूमेंगे ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, ये किसने बताया था? नील बोर ने बताया था। तो लिखो अपनी कॉपी में नील बोर्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटम। तो नील बोर ने एटम के लिए 3 पोस्टुलेट दिए थे। उसमें सबसे पहला पोस्टुलेट ये था, लिखो अपनी कॉपी में, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है इन विच it does not emit energy, in which it does not emit energy। तो नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उससे एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो नील बोर बोलता है कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसमें उससे एनर्जी नहीं निकलती। और इन ऑर्बिट्स को बोलते हैं, दिस ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट्स बोलते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, नील बोर के 3 पोस्टुलेट थे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट डज नॉट एमिट एनर्जी। और यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड एज स्टेबल ऑर्बिट्स। मतलब ये जो ऑर्बिट होती है ना, ये स्टेबल होती है। इनमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल रहता है, उसकी एनर्जी ना तो कहीं जा रही है ना आ रही है। तो जितनी एनर्जी उसके पास है उतनी रहती है। तो ये कंटिन्यूसली गोल 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 घूमता ही रहता है ना। तो नील बोर का पहला पोस्टुलेट क्या है? कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उससे एनर्जी नहीं निकलती है, और इन ऑर्बिट को हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। फिर लिखो नील बोर का दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर मोमेंटम। लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट में? एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से।
एल एन का मतलब है एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट। याद रखना, एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन एच अपॉन टू पाई। कितना होता है, एन इंटू एच अपॉन टू पाई। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और अगर तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता तो वो होता है एम वी एन आर एन। क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। लिख लो अपनी कॉपी में। तो नील बोर का पहला पोस्टुलेट क्या है, नील बोर का पहला पोस्टुलेट ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन खाली उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिससे एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती, उनको हम बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट। नील बोर का दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि nth ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, एन इंटू एच अपॉन टू पाई। तो एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो आपका एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, खाली एन पे, है ना। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा तब तुम्हें ये फॉर्मूले बहुत यूज आएंगे। तो इसका पहला पोस्टुलेट से तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन दूसरे पोस्टुलेट से आपकी पूरी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस है। याद रखना, एंगुलर मोमेंटम आपका खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनो, एंगुलर मोमेंटम खाली आपका डिपेंड कर रहा है एन पे, और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लिख लो अपनी कॉपी में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई। h है प्लैंक कांस्टेंट, 2 और पाई आपका कांस्टेंट है। और एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं अपन एम वी आर। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी एन का मतलब है nth ऑर्बिट, आर एन का मतलब है nth ऑर्बिट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। ये वैसे आपने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन तो भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, लिख लिया। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है ऋषिता, कोई डाउट है हेतल, तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब नहीं सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करो। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में। एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नील बोर्स पोस्टुलेट्स, नील बोर्स पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल फॉर, ये अलग से लिखना, आर एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स, आर एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स ओनली। तो अब हाइड्रोजेनिक एटम्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोजेनिक एटम्स वो होते हैं जिनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे हीलियम प्लस हो गया, क्योंकि हीलियम में दो होते हैं, लेकिन अगर एक आपने निकाल लिया तो एक ही बचा। जैसे लिथियम 2 प्लस हो गया, जैसे बेरिलियम 3 प्लस हो गया, जैसे बोरोन 4 प्लस हो गया। तो ये सारे आपके हाइड्रोजेनिक एटम्स हैं। तो नील बोर्स पोस्टुलेट्स आर एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक एटम्स ओनली। हाइड्रोजेनिक का मतलब है जिसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन हो। तो हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, हीलियम में दो होते हैं, याद है हीलियम 2, तो एक निकालोगे तो एक ही बचेगा। लिथियम में 3 होते हैं, दो निकाल लो एक ही बचेगा। बेरिलियम में 4 होते हैं, 3 निकालो एक ही बचेगा। तो ये आपके हाइड्रोजेनिक एटम्स हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट आर हाइड्रोजेनिक एटम्स, तो आपको लिखना है विच कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और वो कौन से, ये वाले। और नील बोर के पोस्टुलेट आर ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजेनिक एटम। ये नील बोर की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि नील बोर के पोस्टुलेट खाली हाइड्रोजेनिक एटम के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लिख लो इनको, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एटम पढ़ लेते हैं लेकिन हाइड्रोजेनिक एटम्स के बारे में नहीं पता होता है अपने को। लिख लो इसको, ठीक है। तो अब मैं आ रहा हूं, एक क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये लिख लो, फिर लिख लेते क्वेश्चन, लिख लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ, what will be the ratio of angular momentum of electron in
फिफ्थ ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2 electron in sixth orbit of lithium 2 plus atom. तो क्वेश्चन क्या है, what will be the ratio of angular momentum of electron in fifth orbit of hydrogen atom? मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के पांचवें ऑर्बिट में, टू इलेक्ट्रॉन इन सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस एटम। तो आपको बताना है कि इन दोनों के एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। सोचो क्या आएगा, अभी मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ाया था। देखो, अगर हाइड्रोजन वाले की बात करें तो फिफ्थ ऑर्बिट मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 5h/2π। और लिथियम वाले की बात करें तो उसमें कौन सी ऑर्बिट है, 6, तो 6h/2π। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को तो z से मतलब ही नहीं होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में कहीं ये पूछा है क्या कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो चाहे हाइड्रोजन हो या लिथियम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपका रेशियो कितना आएगा, LH/Li कितना आ जाएगा, 5/6, क्योंकि h/2π कट जाएगा। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो खाली n पर डिपेंड करता है कि कौन से नंबर की ऑर्बिट है, आपका कौन सा एलिमेंट है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। श्रेया समझ में आया, ऋषिता, हेतल, विमन्यु, कोई डाउट है, लक्षिता तो पूछो, प्रियल कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, तो अब तुम ध्यान से देखो। अब अपन तीसरा पोस्टुलेट लिख रहे हैं, थर्ड पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है, अब तुम समझना और फिर मैं तुम्हें लिखवाता हूं। देखो, तो बेसिकली होता क्या है कि ये सपोज करो अपना न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है, सबसे पास में होती है आपकी n=1 एनर्जी लेवल। फिर आपका होता है n=2 एनर्जी लेवल। फिर आपका होता है n=3 एनर्जी लेवल, और ऐसे आपका n बढ़ता जाता है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपका कोई इलेक्ट्रॉन n=1 में है और आपको इसको उठा के n=3 में लेके जाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर आपको लोअर से हायर लेके जाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि आप उसको न्यूक्लियस से दूर ले जाओगे। लेकिन अगर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन n=3 में है और वो जंप करके n=2 में आता है, तो उससे एनर्जी निकलती है। उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और किस फॉर्म में निकलती है, लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। तो लिखो अपनी कॉपी में, थर्ड पोस्टुलेट लिखो, when electron jumps from when electron jumps from higher energy level when electron jumps from higher energy level to lower energy level। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है, जैसे 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, देन it emits a photon, then it emits a photon। तो क्या होता है, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में जंप करता है तो उससे एक फोटोन निकलता है, whose energy is equal to whose energy is equal to difference in energy of two levels, difference in energy of two levels। लिख लो अपनी कॉपी में। तो when electron jumps from higher energy level to lower energy level, then it emits a photon whose energy is equal to difference in energy of two levels। है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है तो जो फोटोन निकलता है ना, जिसकी एनर्जी h न्यू है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, E इनिशियल माइनस E फाइनल। इस इक्वेशन को भी आगे जाके हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी एक बार लिख लो। तो E इनिशियल मतलब हायर वाला, E फाइनल मतलब लोअर वाला। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जंप करता है तो उससे क्या निकलता है, एक फोटोन निकलता है। और उस फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होती है, उन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी का क्या डिफरेंस है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो
अब इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार तीनों पोस्टुलेट याद रखना। तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जहां पे एनर्जी बाहर नहीं निकलती है, उनको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स। दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई, कोई भी एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा पोस्टुलेट क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करेगा तो वहां से क्या निकलेगा, फोटोन निकलेगा। और फोटोन की एनर्जी किसके बराबर होगी, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो ये अपन निकालना सीखेंगे अभी। लिख लो इसको, लिख लो। बस आज मैं तुम्हें 2 डेरिवेशन और करा पाऊंगा, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, लेकिन इसको लिख लो। इसको लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो देखो अब मैं, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, डेरिवेशन का टॉपिक लिखो, रेडियस एंड एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी लिखना ऑफ nth ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ध्यान से समझना। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, इसके साथ फिर अपनी क्लास खत्म होगी, तो अब तुम ध्यान से देखना कि मैं ये डेरिवेशन कैसे कर रहा हूं। रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो अगर कोई हाइड्रोजेनिक एटम है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मान लो 5वें ऑर्बिट में, 6ठे वाले में, 7वें वाले में, तो रेडियस क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। तो एक इक्वेशन तो अपन कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, mvn/rn इक्वल टू NH/2 पाई। एक इक्वेशन तो अपन ये यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 1, नील बोर का पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2 पाई। ठीक है, और एक और इक्वेशन कहां से आएगी, ध्यान से देखना, सब समझना। सपोज करो कि ये आपका कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z होंगे, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो Z प्रोटॉन का चार्ज कितना हो गया, Ze। मान लो ये कोई न्यूक्लियस है किसी हाइड्रोजेनिक एटम का, जैसे हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, हीलियम है तो Z2 होगा, लिथियम है तो Z3 होगा, है ना, बेरिलियम है तो Z4 होगा। तो मान लो कि ये कोई हाइड्रोजेनिक एटम है, तो जिसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z, तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ze। और मान लो कि nth ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट का रेडियस Rn है, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी है Vn। ध्यान से देखो, तो आपके पास एक एलिमेंट है, हाइड्रोजेनिक एटम है। हाइड्रोजेनिक का मतलब है जिसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, और मान लो कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो न्यूक्लियस में चार्ज कितना है, Ze। और nth ऑर्बिट का रेडियस Rn है, और nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसकी वेलोसिटी Vn है। तो आप मुझे बताओ, कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है, जब उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन पे क्या फोर्स लगा रहा होगा, के इंटू पहला चार्ज कितना है, Ze, दूसरा चार्ज कितना है, E, और डिस्टेंस कितनी है, Rn का स्क्वायर। याद है, K(Q1Q2/r²। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दो, mv²/Rn। तो ध्यान से देखो, आपका Rn से Rn गया, तो इस Rn को उधर लेके जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका Rn का फॉर्मूला क्या आएगा, kZe²/mvn²। लिख लो अपनी कॉपी में, इक्वेशन नंबर 2। बस आपका डेरिवेशन खत्म होने ही वाला है, लिख लो। वापस सुनना, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक हाइड्रोजेनिक एटम की। हाइड्रोजेनिक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। तो मान लो कि अपन किसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो Z का कितना चार्ज होगा, Ze। और मान लो कि nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो मान लो nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है Vn। तो इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहा है, कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है, जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दो, mv²/r। तो Rn से एक Rn गया, और इस Rn को उधर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आओ, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो आप 1 और 2 को यूज करो, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहां पे Rn की जगह पुट करो mvn, Rn की जगह पुट करो kZe²
अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई होगा। ध्यान से देखो, आपका M से M गया, Vn से Vn गया, तो आपका Vn क्या आया, ध्यान से देखो। आप Vn को उधर लेके जाओ, 2 पाई को इधर लेके आओ, तो 2 पाई KZE स्क्वायर अपॉन NH। और तुम ध्यान से देखो, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। इन सब वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N। लिख लो अपनी कॉपी में, मीटर अपॉन सेकेंड। 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर ये आता है। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट किस पे डिपेंड करती है? एक डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर से, दूसरा डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वेलोसिटी का डेरिवेशन हो गया, बस रेडियस का 1 सेकंड का अभी होने ही वाला है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N मीटर अपॉन सेकेंड। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फिर बस इस रेडियस के फॉर्मूले में अपन Vn पुट करेंगे और अपना Rn भी आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। तो मैंने कैसे किया डेरिवेशन, देखो, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर किया, वहां से मैंने Rn निकाला, और Rn को मैंने कहां पुट किया? नील बोर के पोस्टुलेट में, और वहां से मैंने वेलोसिटी निकाली। कहां पे समझ नहीं आया टिशा? आपको पूछना पड़ेगा कौन से स्टेप पे। देखो, एक बार मैं वापस कराता हूं, तुम सब ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। देखो, एक सेकंड ना। तो बेसिकली अपने पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है Z, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? Z। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस में कितना चार्ज है? Ze। और मान लो कि ये कोई nth ऑर्बिट है जिसका रेडियस है Rn, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है Vn। तो कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। किस वेलोसिटी से? Vn से। तो कोई भी चीज गोल गोल कब घूमती है? जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस कितना फोर्स लगा रहा है? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। तो सेंटर पे Z ही है, बाहर E है, अपॉन डिस्टेंस क्या है? Rn का स्क्वायर, K(Q1 Q2/R²। और जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर पुट कर दो, तो mv²/Rn। तो Rn से एक Rn गया, तो यहां से आपका Rn कितना आया? KZe² अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vn का स्क्वायर। ये तो आ गया Rn। और फिर नील बोर का पोस्टुलेट, mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां पे आप Rn की वैल्यू पुट करो, जो आपने निकाली ना, वो पुट करो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vn, Rn की जगह क्या आ जाएगा? KZe² अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Vn का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई। देखो, M से M गया, एक Vn से एक Vn गया, तो आप Vn को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर लेके जाओ, 2 पाई को ऊपर लेके आओ, तो ये क्या आया? 2 पाई KZe² अपॉन NH। क्योंकि NH नीचे आया और आपका 2 पाई उधर गया, तो इन सब वैल्यू को पुट करोगे ना, तो ये आएगा तुम्हारा 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N। लिख लो अपनी कॉपी में। अब भी डाउट है तो पूछो। जो फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करते हैं, क्योंकि कोई भी बॉडी गोल गोल तभी घूमती है जब नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से Rn निकाल के मैंने पुट किया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब भी डाउट है? देवांश, कोई डाउट है? श्रेया, देखो, तुम्हें डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा यार, क्योंकि तुम सामने से नहीं देख रहे सर, हो। काफी इजी है ये, डेरिवेशन इजी है ऋषिता, सर। समझ में आया? लक्षिता, डाउट है तो पूछो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वापस बता दूंगा यार, अभी वापस बता दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, ये Vn आ गया। अब अपने को Rn निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका नील बोर का पोस्टुलेट है ना, उसमें आप Vn की वैल्यू पुट करो। तो m, यहां पे आप Vn की वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका Vn का वैल्यू कितना आया था? Vn का वैल्यू आया था अपना, कितना आया था? 2.18 इंटू 10⁶
Z अपॉन n, और Rn तो वैसा कैसा पुट करो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई। यही ना इक्वेशन नंबर 1 में मैंने Vn की वैल्यू पुट करी, इक्वेशन नंबर 1 में इसमें मैंने किसकी वैल्यू पुट करी, Vn की वैल्यू पुट करी। तो आपका Rn कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो आप क्या करो, इस n को ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये n ऊपर जाएगा, h ऊपर ही था और 2 पाई आपका पहले से नीचे ही था, और बाकी सबको नीचे लेके आओ, बाकी सब मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे लेके आओ, इंटू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड। तो तुम ध्यान से देखो यही आएगा। देखो मैंने क्या किया, n को तो मैं ले गया ऊपर और बाकी इन सबको लेके आया मैं नीचे, इन सबको पुट करने पे आएगा तुम्हारा n स्क्वायर a0 बाय जेड। लिख लो अपनी कॉपी में, इस a0 की क्या वैल्यू मैं लिखवा रहा हूं, और फिर 2 न्यूमेरिकल करके अपन क्लास खत्म करेंगे। लिख लो, लिख लो। ये जो Vn आया ना, इस Vn को नील बोर्ड के पोस्टुलेट में पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, इस Vn को मैंने यहां पे पुट किया है बस, और यहां से मैंने Rn निकाला। तो इन सब को सिंप्लीफाई करने पे आपका आता है n स्क्वायर a0 बाय जेड। इस a0 की क्या वैल्यू है मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, एक बार लिख लो इसको। बस फिर 2 न्यूमेरिकल करा के फिर अपन क्लास खत्म करते हैं, एक मैं करूंगा एक तुम्हें करना है। लिख लो। तो ये आपका वेलोसिटी, ये आपका रेडियस। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर अपॉन सेकेंड, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर a0 बाय जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर, एन होता है ऑर्बिट नंबर। लिख लो। और a0 की वैल्यू होती है, लिखो अपनी कॉपी में, 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। a0 की वैल्यू होती है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। लिखो अपनी कॉपी में। फिर एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, एक तुम्हें करना है पूरा। लिख लो। लिख लो इसको, ये a0 है। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक तुम करना। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है समझना, फाइंड रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो रेडियो वेलोसिटी निकालते हैं, तो Vn क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन। तो 2.18 इंटू 10⁻⁶, जेड कितना है, हीलियम का जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 आ जाएगा। एन कितना है, 4, तो ये आ गया आपका आंसर मीटर पर सेकेंड। और फिर Rn निकालो, एन स्क्वायर a0 बाय जेड। तो n कितना है, 4, तो ये तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। a0 कितना है, 5.29 इंटू 10⁻⁻11, और हीलियम का z कितना होता है, 2, तो ये आ गया आपका आंसर मीटर में। ये आ गए दोनों आंसर। तो आपको याद क्या रखना है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ पे Z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। N होता है ऑर्बिट नंबर, कौन सी ऑर्बिट की बात करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो होता है। तो इस तरीके से अपन Vn और Rn निकालते हैं। कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। जब कोई डाउट नहीं है तो ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है ये, अरे यार एक सेकंड ना, क्वेश्चन है ये, फाइंड रेशियो ऑफ velocity of electron in second orbit of hydrogen atom to fourth orbit of beryllium 3 plus atom. तो find ratio of velocity of electron in second orbit of hydrogen atom to fourth orbit of beryllium 3 plus atom. चेक करो क्या आएगा इसका आंसर।
चेक करो। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन वाले की वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लो। 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाय n होता है, तो z तो 1 n 2। और बेरिलियम वाले की वेलोसिटी निकालो, तो कांस्टेंट तो वही आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, और z कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, और ऑर्बिट नंबर भी 4 है। रेशो लो, तो इससे ये गया 4/4 गया, तो आपका आंसर कितना है, हाफ। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो यार। श्रेया कोई डाउट है? हेतल, लक्षिता, प्रियल, खुश भाई, भूमित्र भाई, कोई डाउट है? विमन्यु, तो पूछो। और कोई डाउट नहीं है, सर हाँ पूछो। सर एक चीज पूछनी थी, जो बेरिलियम 3+ एटम है, तो उसके अंदर जो है मतलब होंगे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ, तो हम कौन से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, तो हम कौन फोर्थ ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं ये? अरे मान ले तू इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके वहां पे लेके गया, जैसे इलेक्ट्रॉन होगा तो n = 1 में, लेकिन मान ले तूने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो 1 से 2 में भी आ सकता है, 1 से 3 में भी जा सकता है। मान ले वो प्रोबेबिलिटी वाइज मान ले फोर्थ ऑर्बिट में आ गया, तो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ओके सर। ओके, तो अब तुम्हारा काम क्या है देखो, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी और स्पेक्ट्रल सीरीज, लीमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड और डी ब्रोगली। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज जो मैंने पढ़ाया उसकी शीट में तुम्हें भेज रहा हूँ, है ना, आज जो तुम्हें पढ़ाया, एक्चुअली एनर्जी मैंने आज नहीं पढ़ाई ना, इसलिए रेडियस वेलोसिटी की शीट में तुम्हें भेज रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करनी है। ठीक है, वो न्यूक्लियर वाली कर लेना यार, मैंने आपको भेज रखी है, खाली 2-3 लोगों ने सबमिट करी है, बाकी लोग भी करो यार। ठीक है, चलो बाय यार। और वो रेडियो एक्टिविटी वगैरह मैं तुम्हें ना ये खत्म होने के बाद करा दूंगा, सब कुछ जो भी कटा है सब कराऊंगा मैं तुम्हें, है ना, टेंशन मत लेना। पर एक बार यार मेरी सहूलियत के लिए एक बार मैं वो करा देता हूँ जो पहले आ रहा है, और फिर बाद में अपन वो कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।